नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में भारत की राजनीति विज्ञान से संबंधित बातें कर रहे थे और राजनीति विज्ञान में हम आधारभूत संरचना के कॉन्सेप्ट को कैसे आया था उस पर विस्तृत व्याख्या कर रहे थे। दोस्तों आइए दोस्तों उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में ये बात करके गए थे कि 29वां संविधान संशोधन हुआ। 29वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में किस नाम से चैलेंज किया गया? तो केशवानंद भारती बनाओ केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाओ केरल राज्य 1973 का ये मामला था। कौन वकील था? वकील की क्या पुस्तकें थी? वी द नेशन, वी द पीपल। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों मैंने 13 न्यायाधीशों की बेंच बताई थी। इससे पहले गोपालनाथ बाद पंजाब वाला राज्य में 11 न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी बहस थी। दोस्तों आज हम इसके निर्णय पर बात करते हैं। दोस्तों यानी एक जजमेंट आया था वो, लेकिन जजमेंट से पहले दोस्तों इसके न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार ये सब कुछ ऐसा हुआ था, इसीलिए मैंने दोस्तों इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कुल वकील थे। उन वकीलों के नाम याद रखने हैं दोस्तों। एक तो एस.एम. सीकरी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एस.एम. सीकरी के बाद में दोस्तों एक वकील था जिसका नाम था जे.एम. शेलेट। दूसरे वकील का नाम था जे.एम. शेलेट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। जे.एम. शेलेट के बाद में दोस्तों के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े के.एस. हेगड़े के बाद में दोस्तों वकील थे जिनका नाम था ए.एन. ग्रोवर। ए.एन. ग्रोवर। यहां से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ए.एन. ग्रोवर के बाद में एक वकील थे जिनका नाम था दोस्तों ए.एन. रे। ए.एन. रे। ए.एन. रे के बाद में दोस्तों वकील है जिनका नाम है ए.बी. मुखर्जी। ए.बी. मुखर्जी। ए.बी. मुखर्जी के बाद में दोस्तों वकील थे डी.जी. पालेकर। डी.जी. पालेकर। डी.जी. पालेकर के बाद में एक वकील थे दोस्तों जिनका नाम था के.एम. मैथ्यू। के.एम. मैथ्यू। के.एम. मैथ्यू के बाद में दोस्तों एक वकील थे जिनका नाम था एस.एन. द्विवेदी। एस.एन. द्विवेदी। एस.एन. द्विवेदी के बाद में वाई.वी. चंद्रचूड़, जगमोहन रेड्डी और एच.आर. खन्ना। दिखेगा नहीं दोस्तों, पहले इनकी बात कर लेता हूं दोस्तों। अब दोस्तों वरिष्ठता के आधार पर एस.एम. सीकरी तो फर्स्ट न्यायाधीश थे, सीजेआई थे। वरिष्ठता के आधार पर दूसरा अगर कोई जज बनना था, आप सभी जानते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के आधार पर भी सीजेआई का सिलेक्शन होता है। तो वरिष्ठता के आधार पर जे.एम. शेलेट दूसरे नंबर पे थे दोस्तों। तीसरे नंबर पर कौन थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, तीसरे नंबर पर थे ए.एन. ग्रोवर। तीसरे नंबर पर कौन थे? ए.एन. ग्रोवर। और चौथे नंबर पर कौन होंगे दोस्तों? के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े। और पांचवें नंबर पर कौन थे? तो ये थे दोस्तों। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, यानी एस.एन. द्विवेदी के बाद में अब जो दो तीन वकील और रह जाते हैं दोस्तों न्यायाधीश, वो कौन कौन है दोस्तों? पहले इनको नोट कर लेते हैं। हमीदुल्ला बेग। हमीदुल्ला बेग। हमीदुल्ला बेग के बाद में दोस्तों एक वकील वाई.वी. चंद्रचूड़, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाई.वी. चंद्रचूड़ बहुत गजब के न्यायाधीश रहे हैं, बहुत अच्छे निर्णय दिए दोस्तों। जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी के बाद में दोस्तों वकील हो जाएंगे, वकील नाम आता है बार बार, एच.आर. खन्ना न्यायाधीश है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12 और एक हो जाएंगे एस.एम. सीकरी 13। तो दोस्तों तो ये थे 13 वकील दोस्तों। इसमें निर्णय आया था 7-6 से। अब दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि दूसरे नंबर का, यानी अगर सीजीआई बनने के क्रम में अगर कोई सर्वोच्च थे तो वो थे जे.एम. शेलेट। अगर इनके बाद में अगर किसी का नंबर आता है ए.एन. ग्रोवर। ए.एन. ग्रोवर के बाद में नंबर आता है के.एस. हेगड़े का। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं केशवानंद भारती वाले मामले में 24वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन जो 9वीं अनुसूची से संबंधित था, और 9वीं अनुसूची को पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से, यानी यूं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट जिसने भारतीय न्याय को बचाया दोस्तों, यानी न्यायिक प्रणाली का सुधार किया दोस्तों इसमें, यानी सरकार की जो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद की असीम शक्तियां हुई उन पर कंट्रोल कर दिया इसने। अब कैसे कंट्रोल हुआ तो वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अब देखो सरकार ने प्रत्युत्तर में क्या किया, सरकार ने इन वरिष्ठता का उल्लंघन कर दिया पहली बार, और न्यायाधीश किसको बना दिया सीधा
एसएम सीकरी के बाद में न्यायाधीश ये बने थे दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास में पहली बार वरिष्ठता का उल्लंघन होने के बाद में कौन न्यायाधीश बने थे? एएन रे। और ये तीनों ऐसे जज रहेंगे दोस्तों, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने एक साथ तीन जजों ने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। तो वरिष्ठता का उल्लंघन होने के कारण इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया। यानी ये इनके बारे में तो यूं लिख सकते हैं कि वरिष्ठता का उल्लंघन होने के बाद, वरिष्ठता का उल्लंघन होने के बाद, वरिष्ठता का उल्लंघन होने के बाद इस्तीफा दिया था दोस्तों। और भारतीय न्यायिक इतिहास में ये पहली बार हुआ था तो तीन सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ जजों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। अब जज कौन बन जाएंगे दोस्तों? एएन रे। और यानी एएन रे जज क्यों बना था दोस्तों? क्योंकि इसने जो निर्णय आया था ना उसमें विपक्ष का निर्णय दिया था दोस्तों। यानी ये केशवानंद भारती भवन में, यानी निर्णय कितने 7-6 से आया था ना, ये 7 में नहीं थे, ये 6 में थे दोस्तों, ये ध्यान रखना। यानी ये विपक्ष में, तो ये आप नोट डाउन कर लेना दोस्तों। अब 2-3 बातें और बता देता हूं दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में पूछी गई केएस हेगड़े के बारे में, वो भी बता देता हूं। केएस हेगड़े जब अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो पद से इस्तीफा देने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों? केएस हेगड़े राजनीति में आए। केएस हेगड़े राजनीति में आते हैं और राजनीति में आए दोस्तों। और 1970 में बेंगलोर में लोकसभा का चुनाव जीते। 1970 में बेंगलोर में लोकसभा का यानी लोअर हाउस का चुनाव जीते। और क्या बन गए दोस्तों? जीतेंगे तो एमपी में जाएंगे, सीधी सी बात है। और भारतीय आप सब देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे तो नीलम संजीव रेड्डी ने जब लोकसभा के अध्यक्ष पद से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु त्याग पत्र दिया, चुनाव लड़ने हेतु त्याग पत्र दिया, तब केएस हेगड़े लोकसभा अध्यक्ष बने, लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो ये दो बातें। अब दोस्तों इनमें से कौन सी फर्स्ट ग्रेड में पूछेगी आप देख लेना। 1977 में लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों। लोकसभा के चुनाव में बेंगलोर सीट से ये एमपी बनते हैं दोस्तों। अब लोकसभा का मेंबर है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। लोकसभा का इस समय सचिव था, जिसका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। इसी समय दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने लोकसभा के पद से यानी लोकसभा के स्पीकर के पद से अपना त्यागपत्र देते हैं। तब त्यागपत्र दिए जाने के बाद में लोकसभा का स्पीकर कौन बना था? तो दोस्तों लोकसभा के स्पीकर बने थे केएस हेगड़े। आशा करता हूं समझ में आए दोस्तों। एक व्यक्ति और है दोस्तों, एएन रे। यानी मैंने बताया था एएन रे कौन है, तो एएन रे वरिष्ठता का उल्लंघन होने के बाद में पहले न्यायाधीश बने थे दोस्तों। एएन रे सेवानिवृत्त होने के बाद, एएन रे के सेवानिवृत्त होने के आधार पर, एएन रे के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठता के आधार पर हमीदुल्ला बेग मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। हमीदुल्ला बेग मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। परंतु बनाया किसे गया था दोस्तों? परंतु वरिष्ठता का दूसरी बार उल्लंघन करके, परंतु वरिष्ठता का
दूसरी बार उल्लंघन करते हुए उल्लंघन करके एच आर खन्ना को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। एच आर खन्ना को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये देख लीजिए दोस्तों, ए एन रे। दोस्तों सीधा प्रश्न आएगा कि वरिष्ठता का उल्लंघन होने के बाद में किस जज को सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनाया गया था? ए एन रे। दूसरी बार वरिष्ठता का उल्लंघन कब हुआ दोस्तों? दूसरी बार वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ ए एन रे के बाद में। ए एन रे के बाद में हमीदुल्ला बेग जो केशवानंद भारती में विपक्ष में था दोस्तों, इसको हटाया जाता है, यानी वरिष्ठता का उल्लंघन किया जाता है और इसकी जगह किसको बना दिया? एच आर खन्ना। तो ये दो बातें भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये केशवानंद भारती वाले में यानी जजों का इतिहास था दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहां से भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छी जानकारी समझ में आ रही होगी दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। केशवानंद भारती बनाओ भारत संघ। केशवानंद भारती में ऐसे लिख देता हूं, भारती में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया दोस्तों वैसे तो केशवानंद भारती बनाओ आप जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकारों में प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना में आएगा, लेकिन संक्षिप्त में व्याख्या यहां करते हैं दोस्तों। इन्होंने ये कहा, यानी सरकार ने जो 24वां और 29वां संविधान संशोधन किया, केशवानंद भारती ने ये कहा कि 24वां व 29वां संविधान संशोधन, 24वां व 29वां संविधान संशोधन सही है, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि संसद संविधान संशोधन के, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि संसद के संविधान के किसी भी भाग में संसद, मैंने कहा ना दोस्तों प्रस्तावना से भी जुड़ता है, क्योंकि इस समय प्रस्तावना से भी पूछा गया कि प्रस्तावना में संविधान में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें निर्णय ये दे दिया गया साथ साथ में कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, संसद संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमने गोकुलनाथ वाद देखा था दोस्तों, गोकुलनाथ वाद में स्पष्ट कह दिया था सरकार सुप्रीम कोर्ट में कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन यहां इसने कह दिया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इन्होंने एक शर्त लगा दी। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, लेकिन आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। हम जिस मुद्दे पर आना चाहते थे वो मुद्दा आ चुका है दोस्तों, लेकिन आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये कॉन्सेप्ट आ गया दोस्तों, आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये लो दोस्तों, हम जिस मुद्दे पर, यानी जो हमारा टॉपिक कल से चल रहा था दोस्तों, लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं आधारभूत संरचना क्या है। तो ये था ज्ञात से अज्ञात दोस्तों। 1951 से लगना पड़ा था, 1973 में जाकर हमें आधारभूत संरचना जैसा शब्द मिला। ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट में दिया हुआ शब्द है दोस्तों। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ऐसा शब्द उल्लेखित नहीं है, हालांकि हम लिखेंगे वैसे बताना। तो पहले तो निर्णय सुनिए दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के में निर्णय आता है 1973 में कि 24वां व 29वां संविधान संशोधन सही है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। अब आप कहेंगे दोस्तों आधारभूत संरचना क्या है? तो आधारभूत संरचना क्या है, ये शब्द कहां से आया और भारत में कैसे पहुंचा, इसका इतिहास भी देख लेते हैं। आधारभूत संरचना, अब हेडिंग डालें दोस्तों, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पहली बात तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आधारभूत संरचना जैसा शब्द भारतीय संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं। आधारभूत संरचना जैसा शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं, भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं।
सीधा प्रश्न आ जाता है कि आधारभूत संरचना का शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में है, तो कहीं भी उल्लेखित नहीं है। एक व्यक्ति है दोस्तों, यानी आधारभूत संरचना जैसा शब्द किसने दिया, ये शब्द आया प्रचलन में कहां से, तो दोस्तों जर्मनी का एक प्रोफेसर है हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय के, जिनका नाम था डॉयट्रीच कनरोड, यानी ये शब्द दिया किसने, डॉयट्रीच कनरोड। एक जर्मनी का प्रोफेसर है दोस्तों, जर्मनी का हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इनके अनुसार देखो डॉयट्रीच ने क्या कहा वो महत्वपूर्ण दोस्तों। इन्होंने क्यों ऐसे शब्द की कहां जरूरत पड़ी दोस्तों, इनके अनुसार दोस्तों 1919 से लेकर 1949 तक जर्मनी पर जिस व्यक्ति का, यानी जर्मनी में वाइमर संविधान था। जर्मनी में कौन सा संविधान था, जर्मनी में वाइमर संविधान। लेकिन 1933 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। कौन आ गया, हिटलर ने यहाँ के संविधान में संशोधन करते हुए दोस्तों, हिटलर जैसे ही यहाँ का चांसलर वगैरह बनता है, तो जैसे ही जर्मनी का राजा बना दोस्तों, इसने यहाँ पर 1 माह के भीतर संशोधन करते हुए संसद को असीम शक्तियां, यानी 1 माह के अंदर संशोधन करते करते कानून में बहुत सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली और संविधान में कैसा भी संशोधन कर सकेगा, इसने ये कह दिया। जब 1949 में यानी एडोल्फ हिटलर आता है, हिटलर ने संसद में संशोधन करते हुए सारी शक्तियां, यानी कानून को पूरा का पूरा अपने हाथ की कठपुतली बना देता है और संविधान में कैसा भी संशोधन कर सकता था, यानी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं छोड़ा इसने, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं दोस्तों इसने। तब 1949 में आप सभी जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1949 में जर्मनी में नया संविधान बना, तब डॉयट्रीच महोदय कह रहे हैं, कनरॉड महोदय, इन्होंने एडोल्फ हिटलर, जो हिटलर था उसका कटु अनुभव करते हुए इन्होंने सोचा कि कहीं हिटलर जैसा दोबारा कोई व्यक्ति पैदा हो जाए और वो दोबारा इस प्रकार से संशोधन करके संसद की असीम शक्तियां अपने पास में रख ले, तो इस प्रकार तो संविधान का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तब इन्होंने उल्लेखित किया था, यानी जर्मनी का नया संविधान बना, तो जर्मनी के नए संविधान को ध्यान में रखते हुए एक शब्द दिया दोस्तों, ध्यान में रखते हुए एक शब्द दिया, और शब्द का नाम है दोस्तों, जर्मनी संविधान में इंग्लिश में शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है शाश्वत प्रावधान, इंटरनेटी क्लोज, ETER निटी CLAUSE, इसका मतलब होता है शाश्वत प्रावधान हिंदी में। ये शब्द इंग्लिश में उल्लेखित मिलेगा दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड वाले जो भी देख रहे हैं वो ध्यान रखना दोस्तों, तो पॉलिटी वाले तो विशेष ध्यान रखना। इंटरनेटी क्लोज जैसा शब्द दिया दोस्तों, किसने दिया, डॉयट्रीच कनरॉड महोदय ने। इन्होंने ये कहा कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेटी क्लोज यानी शाश्वत प्रावधान है उनको ध्यान में रखते हुए संशोधन होना चाहिए, यानी आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। शाश्वत प्रावधान अर्थात कुछ बातें ऐसी जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये कुछ बातें ऐसी है जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से ये शब्द दिया जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आएगा। आधारभूत संरचना जैसा शब्द भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेखित है, तो कहीं भी उल्लेखित नहीं, किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में। ये शब्द किसने दिया, तो ये डॉयट्रीच कनरॉड महोदय ने दिया, जो जर्मनी का हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। 1919 से लेकर 1949 तक जर्मनी में वाइमर संविधान था दोस्तों। 1933 में यहाँ का राजा बनता है दोस्तों एडोल्फ हिटलर, यानी चांसलर कह सकते हैं आप इसे। उसने 1 माह के भीतर संसद में संशोधन किया दोस्तों, और संसद की असीम शक्तियां स्वयं प्राप्त करता है, यानी बहुत सारे संविधान संशोधन, यानी सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली और संविधान में कैसा भी संशोधन किया जा सकता। अब दोस्तों कैसा भी संशोधन किया जा सकता, कैसा भी संशोधन हो सकता है, जिसका मतलब है कि वह अपनी मनमर्जी करेगा दोस्तों। 1949 में जब जर्मनी में नया संविधान लागू हुआ, तो इस जर्मनी में नए संविधान में एडोल्फ हिटलर को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के जो व्यक्ति थे, यानी जर्मनी का जो प्रोफेसर था डॉयट्रीच महोदय, इन्होंने एक शब्द दिया
कि इंटरनेटी क्लोज यानी शाश्वत, कुछ ऐसे प्रावधान जो शाश्वत है, जिनमें प्रावधान यानी चेंज नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये था आधारभूत संरचना। और यही प्रोफेसर महोदय 1965 ईस्वी में बनारस हिंदू 1965 में भारत की यात्रा करते हैं और BHU की यात्रा करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की यात्रा करते हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए इन्होंने यह शब्द बोला था पहले भारत में। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। यानी कनरौड़ महोदय 1965 में, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कनरौड़ महोदय 1965 में BHU में आए और उन्होंने संविधान की सीमाओं पर भाषण में आधारभूत संरचना की बात की। दोबारा से बोल देता हूँ, कनरौड़ महोदय 1965 ईस्वी में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जिसे आप कह सकते हैं, में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आए। इन संविधान पर भाषण देते हुए इन्होंने आधारभूत संरचना की बात की। तो इस प्रकार ये शब्द भारत में आया था। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो आधारभूत संरचना के अंदर शामिल होते हैं, इन पर जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा धारावाहिक का नेक्स्ट एपिसोड। तब तक बने रहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।